अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है बहाओ एपिसोड 5। आवाज़ लुबाबा हैदर की है। इस किताब के लिए हमसे तावन किया है क्रस्ट ने। फागन के आखिर की हवा में पाला काटता था और वर्चन सिंधु में हौले हौले हिलती कश्ती में अपने आप में इकट्ठा होता जाता था। हवा बदन को सुकेड़ती थी और वह घुटनों में सर्दिये कांपता था। वो घुटनों में सर्दिये कोने में बैठा था और कश्ती हौले हौले हिलती सिंधु में तैरती थी। अभी मुंह अंधेरा था जब वो दोनों घाट पर आ गए थे। घाट पर वो कपड़ा बनाने वालों के घरों वाली गली में से होकर आए। घरों के अंदर खड्डियां चलती थी, ताने और पेटे चलते थे और उनकी आवाज मोहिंजो की सवेर में गूंजती थी। वर्चन जब भी कभी इधर को आता तो रुकता और सुनता। धागे की नाली जब तैरती हुई सूत के बीच में से गुजरती और हाथ छाछ को एक धचके से उस एक धागे को बुने हुए कपड़े का एक हिस्सा बनाते तो उस धचके से खट की आवाज आती। वहां बहुत सारी खड्डियां थी और उन सब की आवाज मिलकर मोहिंजो के अंदर ही अंदर खट खट करती गुम होती रहती थी। वर्चन उस गुम होती खट खट के लिए वहां रुकता और सुनता। उसने इस लय को सारी ऋतु में सुना। गर्मियों में ये खट खट पसीने से भीगे बदन पर फिसलती। पाली की रुत में ये बंदे के अंदर निखी होकर बैठ जाती। बरसातों में मध्यम हो जाती और चांद का थाल जब पूरा होता तो जमीन को छोड़कर ऊपर ही ऊपर उठती जाती। उसकी कश्ती सिंधु में तैरती थी पर उसके कानों में चप्पों की शप्पा-शप के बजाय अभी तक खट खट चल रही थी। वो पिछली रात अच्छी तरह सोए नहीं थे, इसलिए सवेर उनके देखते देखते आई। पूरन ने उसे कुछ कपड़ा लत्ता और मोहरे दी कि वहां रिवाज था कि जाते हुए कोई ना कोई सौगात पोटली में बांध दी जाती थी। घर से बाहर हुए तो चौखट पर एक पिंजरा रखा था जिसमें एक रांगा परिंदा ऊँगता था। घाट पर पहुंचकर पूरन ने पिंजरा उसके सामने रख दिया जिसमें अपने रंग बिरंगे परों को संवारता परिंदा कभी हैरत से कश्ती घर के साथ लगी बड़ी कश्ती को देखता। ये भी तुम्हारे लिए है। इससे मैं रुखूं, रेत और पानियों में कहां लिए फिरूंगा? नहीं, मैं इसका ध्यान नहीं रख सकूंगा। तुम इसे वापस ले जाओ। पर यह सौगात है, हमारा रिवाज है। तुम्हारा रिवाज है पर मेरा तो नहीं। दुख तुम्हारे अंदर बैठ गया है। पूरन मुस्कुरा दिया। तुम यहाँ के परिंदे को भी अपनी बस्ती में लेकर नहीं जाते। परिंदे वहां मरने के लिए जाते हैं। झील के किनारे उनकी हड्डियों से ऊंचे हुए हैं। तुम कहते हो तो ले जाता हूं। मल्लाहों ने मुंह पर हाथ रखकर पार जाने वाले मुसाफिरों को पुकारा। मैं ना सही, मेरी आल औलाद में से कोई उधर तुम्हारी बस्ती को जाएगा, तब मैं ना होऊंगा। वर्चन ने उसका हाथ पकड़कर सहलाया, फिर उसके लिए दिल में अच्छा महसूस किया और उसकी गर्मी पर ठंडे पानी बहे। उसे दुख हुआ कि वो उसे छोड़ता है जिसने उसे मोहिंजो में छत दी थी और वो कुछ बताया था जो वो नहीं जानता था, और उसी जानने के जोर में वो उसके सामने खड़ा होता था। बांस की सीढ़ी पर पांव रखते हुए उसे लगा कि अभी पूरन उसके पांव को देख रहा होगा, और उसने मुड़कर नहीं देखा कि वो देखता है या नहीं। फिर कश्ती में जा बैठा। कश्ती में फागन के आखिर की हवा में पाला काटता था। वर्चन घुटनों में सर्दिये बैठा था और कभी कभार सर ऊपर उठाकर बड़े होते मोहिंजो की तरफ देखता जिसकी हमवार छतें सवेर की कम रोशनी में हौले हौले सरकती थी, और लोथल जो एक बड़े घाट वाली बस्ती थी समंदर के मुंह में थी, वहां से एक बड़ी कश्ती आती थी और मोहिंजो को आती कश्ती घर के साथ साथ होती जा रही थी। डोरगा ने घुटनों में से थोड़ा सा सर उठाकर सामने देखा, पर ऐसे कि कोई उसे ना देखे। सिंधु के पार जाने वाले बस थोड़े से लोग थे और सिंधु के पार जाकर किसी ने करना भी क्या था। इधर तो मोहिंजो था, उधर पार पता नहीं क्या था। रुख, रेत और नदियां थी। हाँ, किसी ने उसे बताया था कि उधर पार आधे बरस के चलने से हरियोपिया आता था, जो मोहिंजो जितना तो ना था पर ऐसा ही था। तो इधर मोहिंजो था और पार कुछ ना था। अब हर कोई तो हरियोपिया नहीं जाता था, तो फिर जाकर किसी ने क्या करना था? रुखों के अंधेरों में गुम हो, रेतों में भूखा प्यासा मरे और नदियों में डूबे, क्या करे? मोहिंजो को छोड़कर कौन चाहता था? पर डोरगा जा रहा था। ये पहले पानी थे जो वो देखता था और पहली कश्ती थी जो उसे पार ले जाती थी। उसने फिर थोड़ा सा सर उठाकर अपने आसपास देखा। सिंधु के पार जिनकी खेतियां थी चंद वाहक थे और उनके महांद्रे तरसे हुए थे। लगता था वो भी अंदर से कुड़ते हैं। चंद औरतें थी जो पाले से बचने के लिए मुंह सर लपेटे बैठी थी। जाने ये दोनों पार क्यों जा रहे थे? और उधर रस्सों के ढेर के पास घुटनों में सर्दिये एक और मुसाफिर था जिसे फागन के आखिर की हवा काटती थी। यहाँ कश्ती के पिछले हिस्से के मुसाफिर थे, अगले हिस्से में ऊंची नाक वाले बैठते थे या बैठ सकते थे। वहीं से कोई हौली आवाज में सिंधु के गुण अलापता था और कभी कुछ सुनाई दे जाता और कभी आवाज फागन की हवा में तैरती दूर हो जाती। 7 नदियों में से सिंधु है जो सब में से शानदार है। डोरगा को जब पहली हवा लगी थी और उसने पहला सांस लिया था, वो भी गीला ही था, तो उसकी मैया ने उसे भट्टी के अलाव के सामने रखकर सुखाया था। उस भट्टी में वो ईंटें पक्की और सुर्ख होती थी जो सिंधु के किनारे की डोबो मिट्टी से बनती थी, बल्कि जिन्हें डोरगा की मैया और बावा और अंग साग बनाते थे और बनाते चले आए थे। तब से जब से मोहिंजो वालों ने जाना कि कच्ची ईंट की दीवार या बन बड़े पानी आने पर घुल जाते हैं,
और अगर उस ईंट को भट्टी में चढ़ाकर पका लें तो वो पत्थर से भी आगे हो जाती है, क्योंकि पत्थर सांस नहीं लेता। मोहनजो ये तो नहीं था जो उस समय कश्ती से परे परे होता दिखता था। उसके नीचे जाने कितने मोहनजो दबे हुए थे जो ढह गए, और उनके टीलों पर नित नए मोहनजो बनते गए। और उन सारी दीवारों में, तालाबों और कन घरों और वहेड़ों और गलियों में, नालियों और कुओं में जो ईंटें थीं, और 1000 बरस पहले जब मोहनजो बना था और पहले ईंट रखी गई थी, वो ईंटें जो अब जमीन के अंदर थीं, और उनके ऊपर जो मोहनजो की बस्ती अब थी उसकी भी ईंटें, ये सब डोरगा ने बनाई थी। उसने उनको बनाया तो था, पर उनको देखा न था। उसने ये नहीं देखा था कि जब ईंट पर ईंट जोड़ी जाती है तो क्या क्या महांद्रे बनते हैं, उनकी दीवारें कैसी होती हैं, और घर और गलियां कैसी लगती हैं, और एक पूरी बस्ती कैसी होती है, क्योंकि वो और उसके अंग साक जो पिछले 1000 बरस में इन ईंटों को अपने हाथों से बनाते थे और जुस्सों पर ढोते थे, कभी भट्टे की ऊंची 4 दीवारी से बाहर नहीं गए थे। उन्होंने अपना पहला और आखिरी सांस उसके अंदर लिया था। वो वहीं पैदा हुए थे और उन्हें जनने वालियों ने उन्हें भट्टी के अलाव के सामने रखकर सुखाया था। वो वहीं मरते थे और उन्हें कच्चे बर्तनों में बंद करके वहीं कहीं दबा देते थे, तो वो मरकर भी बाहर नहीं जाते थे। 1000 बरस पहले डोरगा के किसी बड़े को ईंटों के भट्टे के किसी मालिक ने किसी खेत में झुके देखा तो कहा था, इसे छोड़, मैं तुम्हें ढंग का काम देता हूं, रहने को छप्पर और अन्न पानी, और काम हो ना हो अन्न पानी मिलता रहेगा। डोरगा का वो वडेरा भूख का सताया हुआ था। अनाज कभी सूखता था और कभी डूबता था। उसके बाल बच्चे सूखते थे और मरते थे, और वो अन्न पानी का तरसा हुआ खेत छोड़कर अपने जिया जन्नत के साथ उस 4 दीवारी के अंदर आ गया जहां ईंटें बनती थीं और भट्टी चढ़ती थी। और फिर पूरे 1000 बरस वो उससे बाहर नहीं निकला। आज डोरगा निकला। भट्टे वालों का ढंग अजीब था। वो अन्न पानी देते और रहने को छप्पर देते, और पूरा बाल बच्चा और बड़े बूढ़े काम में जुटे रहते। सवेर करते, शाम करते, और इतना काम करते कि उनकी हड्डियां बड़ी शताबी से ढीली और नर्म हो जाती, और अन्न पानी भी निरा इतना मिलता जिससे सांस आता जाता रहे, और बस। भट्टे का कामकाज बड़ा कठिन था। रत को निचोड़कर उसकी सुर्खी को कालिक में बदलने वाला काम। सुर्खी ईंटों में चली जाती और कालिक जुस्से पर मली जाती। डोरगा की भी सब लोगों की तरह एक मैया थी। मामन और चाचू थे, पर ठीक से कुछ पता नहीं था। किसी को भी कुछ पता नहीं था कि कौन किसका क्या है। वो सब वहीं थे भट्टे के अंदर, और एक दूसरे के कुछ ना कुछ लगते थे। डोरगा को वो सवेर याद थी जब उसे बच्चों में से निकालकर बड़ों का काम दिया गया था। 4 दीवारी के अंदर एक खेत था जिस पर पाले की सफेद कड़कड़ाती चादर थी। उसके हाथ में कस्सी दी गई कि ये खेत उस गारे का है जो ठंडी रुत में बना था। उसे कस्सी से उठाकर ईंटों के सांचे में ढालते जाओ। और जब डोरगा ने कस्सी उठाकर पूरे जोर से गारे पर मारी थी तो उसके हाथ टूटते बचे, और कस्सी उसकी पकड़ से छूटकर दूर तक खड़कती चली गई पाले की सफेद चादर पर। गारा ऊपर ऊपर से बिल्कुल जमा हुआ था। तब उसने दांत भींचकर कस्सी के दस्ते को जोर से थामा, हवा में ऊपर की और गारे पर चलाई। उसकी हड्डियां कड़कड़ाई और कान जैसे फटने को आए। पर कस्सी थोड़ी सी गारे के अंदर चली गई, पर पूरी की पूरी नहीं। कई रोज तक उसके हाथ टूटते रहे और हथेलियों पर चंडियां पड़ गईं। तब जाकर वो गारे के उस खेत को थोड़ा सा खोदकर सांचों में डाल सका, और मालिक ने उसका अन्न पानी आधा कर दिया। जब पाले के दिन गए तो उसने मालिक के पांव तले की मिट्टी को रो रो कर कीचड़ किया और कहा कि मुझे गारे से हटा लो, मैं सांचे भरूंगा। तो उसको उधर कर दिया जिधर सांचे भरते थे। कश्ती बहुत हौले हौले जा रही थी, पर मोहनजो की आवाजें अब यहां तक नहीं पहुंच पाती थी। लकड़ी के सांचे जिनमें 10 ईंटें एक बार बनती थीं, बड़े भारी थे। डोरगा इस सांचे को गारा डालने वाले के सामने रखता, और जूं ही वो कस्सी से गारा उठाकर सांचे में भरता तो वो उसे दोनों हाथों से उठाकर भागता हुआ उस मैदान की तरफ जाता जहां धूप में अनगिनत ईंटें सोखती थी। वहां पहुंचकर वो भारी सांचे को उल्टाकर उसे धचका सा देता और फिर उठाता तो 10 और गीली ईंटें धूप में सूखने लगती। वो सांचे को उठाकर सर पर रखता और दौड़ता हुआ वापस आता। यहां वो सांचे को रेत के एक ढेर पर रखकर अपनी हथेलियों से रेत समेट समेट कर उसमें भरता, और फिर फौरन ही उसे उल्टा करके खाली कर देता। यूं ईंटों के सांचे में गीली लकड़ी पर थोड़ी सी रेत लग जाती, और जब गारा में डाला जाता तो वो लकड़ी के साथ चिमटने के बजाय पूरी की पूरी ईंट की शक्ल में आराम से बाहर आ जाता। रेत के बगैर गारा अंदर ही रहता, और अगर बाहर आता तो ईंट की बजाय कीचड़ की सूरत में गिरने लगता। सो वो सांचे में भरकर उसे उलटकर फिर कस्सी वाले के सामने रखता, जो फौरन ही उसे फिर गारे से भर देता। सांचा उठाकर वो अंधाधुंध भागने लगता। ईंटें धूप में उल्टाता, सारी रेत भरकर सांचा उल्टाता, और फिर डोरगा सारी हयाती यही करता रहा। कभी कभार उसे भट्टी पर अलाव को धीमा रखने पर भी लगा दिया जाता। ये कौन है जो सामने कश्ती के कोने में घुटनों में सर दिए बैठा है? बरचन ने सोचा। बाहर के लोग मोहनजो के डोबू पानी में उगे सरकंडों और झाड़ियों को अंदर ले आते। उपलों के खुरपेड़ भी लाते जो भट्टा चढ़ाने में काम आते। जब सिंधु में बड़े पानी आते तो ऊपर से रुखों के तने भी बहते हुए आ जाते और उनसे भी भट्टा गर्म होता।
हर बरस भट्टे का मालिक 10-12 जोर आवर मर्दों को ऊपर भेजता। वो सिंधु के साथ साथ चलते हुए वहां तक जाते जहां घने रुखों का सिलसिला शुरू हो जाता और फिर उधर से रुखों को काट काट कर सिंधु में डालते रहते, जिनमें से तकरीबन आधे मोहिंजो तक पहुंच जाते। हर भट्टे वाले ने अपने अपने लोग भेजे होते और वो सब अपने अपने रुखों पर खास निशान खोदकर सिंधु में डालते ताकि ये पता चले कि कौन सा रुख किसका है। उनमें से कम थे जो वापस आते, पर ये भी बाहर के लोग होते। चार दीवारी के अंदर वाले हमेशा अंदर रहते। यूं डोरगा ने सुना था कि जब मोहिंजो में पहली बार ईंट पकाई गई तो सिंधु के किनारे रुख इतने घने और बहुत थे कि दिन को भी शाम होती थी और वो सब दूर तक स्याही लेकर फैलते थे। तभी तो उनकी मोहरों पर हाथी और गेंडे की शक्ल थी, जो डोरगा ने तो देखे ही नहीं थे कि अब वो थे नहीं। रुख खत्म हुए तो वो भी साथ में खत्म हो गए। डोरगा उन्हें कैसे देखता? वो भट्टे से बाहर जा सकता तो उन्हें देखता। फिर धीरे धीरे उसकी हड्डियों का जोर सूखने लगा और उसके हाथ कांपने लगे, दांत कम होने लगे। एक सवेर वो छप्पर से बाहर आकर सीधा होने लगा तो ना हुआ। उसने सर उठाना चाहा तो वो भी ना हुआ और उसने जान लिया कि जो होना था वो हुआ और वो झुक गया। आखिर को 1000 बरस का बोझ वो सहार ना सका। उसकी कमर में झुकाव आ गया। उम्र बढ़ने से और झुकने से वो वडेरा हो गया और उसे भट्टा बनाने के काम पर लगा दिया गया। कच्ची ईंटों को नीचे ऊपर ऐसे जोड़ने पर कि जब अलाव की आंच चढ़े तो एक एक को पहुंचकर सुर्ख और पक्की करे। पिछले 1000 बरस में वो पहला था जो बाहर आया। वो सब जो झुक चुके थे और झुकने वाले थे, वो सारा वक्त मालिक के हाथ के नीचे इस तरह रहते कि मालिक उन्हें में बरसने पर भी अन्न पानी और छप्पर देता। में बरसे तो ना ईंट के लिए गारा बनता है, ना वो सूखती है और ना भट्टा चढ़ता है। और जब बादल परे होते और धूप आती और वो काम पर लगते तो वो कहता, तुमने इतने रोज हाथ पर हाथ धरकर मेरा अन्न पानी खाया, छप्पर तले सोए और मेरा दिया हुआ कपड़ा लत्ता पहना, तो अब इसके लिए तुम्हें 2 महीने और काम करना होगा और इससे पहले तुम्हारी तरफ 3 बरस हैं। अब 3 बरस और 2 महीने काम करोगे तो हिसाब पूरा होगा। यह हिसाब कभी पूरा ना हुआ। 1000 बरस गुजर गए और पूरा ना हुआ। बच्चा पैदा होता और अभी उसका नाड़ो न कटता तो उस पर बोझ पड़ जाता कि उसके हिस्से में इतने बरस और इतने महीनों का काम है और ये बरस उसके कुल सांसों से भी ज्यादा होते, तो वो बोझ कैसे उतारता? ये नस्ल के आगे बढ़ने से बढ़ता जाता है ना चंबे की बात कि जो अन्न पानी उसके बड़ों ने पता नहीं खाया भी था कि नहीं, डोरगा उसके लिए जब पैदा हुआ तो जनावर हो गया और काम करते करते कस्सी हो गया, पर बोझ न उतरा। दरअसल पिछले 1000 बरस में वो पहला तो था जो बाहर आया, पर नहीं भी था। वो जो 4 दीवारी के अंदर सांस लेते थे और मरते थे, उनमें से अक्सर इस सोच से परे थे कि इस 4 दीवारी से बाहर भी कुछ है। हाँ, कभी कभार किसी एक के दिल में यह ख्याल जड़े पकड़ता कि बाहर भी तो कुछ होना चाहिए, अगर ना होता तो हमें उसे देखने से रोका ना जाता। मालिक उन्हें डराता कि तुम इधर हो तो तुम्हें कोई डर नहीं, बाहर निकलोगे तो सिवाय डर के और कुछ नहीं। और वो कोई एक चोरी छुपे 4 दीवारी में से निकलता और अपने आप को मोहिंजो में गुम कर लेता। पर 1-2 रोज में भट्टे वाले के काम में ढूंढते भालते उसे पकड़ लाते और उसका हाल बुरा होता। यूं भी मोहिंजो में वो गुम कैसे होता? उसका महांद्रा अलग से दिखाई देता, उसकी कालिक से गलियां काली हो जाती और वो पकड़ा जाता। वो झुका हुआ होता, ये भी उसे अलग दिखाई दे जाने के लिए काफी था। वैसे वो जो आंखें बंद करके हाथ जोड़े बैठते थे, वो भी तो उनके साथ नहीं थे। वो कहते, अगर मालिक का अन्न पानी खाया है, कपड़ा लत्ता लिया है, तो उनका काम भी करो, और उन्हें वापस लाकर फिर से काम में जोत दिया जाता। हाँ, ऐसा भी होता कि कभी कोई वहां से निकलता तो मोहिंजो ना जाता, कश्ती पर बैठकर पार चला जाता, और वो तो बहुत जल्द खुद ही लौट आता, अपने घुटनों पर घिसटता हुआ मिन्नतें करता कि मैं कभी ना जाऊंगा। सिंधु के पार तो बस रुख है और खेत है और रेत है और ना कुछ खाने को है और ना पीने को, और इसके बावजूद डोरगा सिंधु के पार जा रहा था। उसका सर घुटनों में था और फागन की हवा उसके जुस्से में हयाती भरती थी। जो सवेर होने को थी उसमें उसे ईंटें नहीं जोड़ना थी, रुखों में गुम होकर मोहिंजो और उसके भट्टों से दूर होना था, अपने आप को 1000 बरस से दूर ले जाना था। वर्चा ने फिर अपने सामने बैठे उस बंदे को देखा जो कभी कभार घुटनों से सर उठाकर मोहिंजो को तकता था, पर उसके चेहरे पर रंज था तो सही, पर जाने का नहीं, बिछड़ने का नहीं था। उसके और मोहिंजो के बीच कुछ था जो कश्ती भी उन दोनों को एक दूसरे से परे करने के लिए जोर लगाती थी। वर्चन ऐसा ही था, अनासा था, पर उसकी शक्ल मूर्तियों ऐसे सख्त पत्थर थी जिसे ज्यादा आग देने से ईंट किंगर हो जाती है। हवा का बहाव बदला तो वो आवाज जो दूर तैरती थी करीब आ गई। कश्ती के अगले हिस्से में कोई था जो सिंधु को देखता था और जो कहता था, वर्चन के कानों में आता था, तुम जमीन के खतरनाक किनारों पर से गरजते गुजरते हो और तुम बड़े पानियों के बड़े हो और उन्हें रास्ता दिखाने वाले हो। सिंधु, तुम्हारी गरज जमीन से उठकर आसमानों तक जाती है, जैसे गरजते बादलों में से मेह बड़े पानियों की तरह गिरता है, ऐसे सिंधु एक बैल की तरह डकराता हुआ बहता चला जाता है।
और जैसे माए बछड़ों की तरफ दूधिल गाय दूध के साथ ऐसे शोर मचाते दरिया तुम्हारी तरफ आते हैं। तुम एक जंगजू बादशाह हो जिसकी ये फौज है। तुम जब इन दरियाओं को साथ लेकर आगे आते हो, इस धरती पर अपना साया कीजिए ए कांगा, यमुना, शतुरी, पारोशनी और सरस्वती। वर्चन ने घुटनों से सर उठाया। पारोशनी? उसका नाम यहां सुनकर वो फिर तरसा और अब वो पारोशनी की बास के लिए तरसा और अस्कनी के साथ वत्सता, अर्जी किया, सुषोमो मादर, तुम मेरी पुकार सुनो। और सिंधु के साथ कोभा, करूमो और गोमती, ए सिंधु, ए सिंधु। हवा का बहाव बदला और नदियों दरियाओं को पुकारने वाले की आवाज कश्ती से परे हो गई। उसने पांव में रखी पोटली की गांठ खोली और उसमें हाथ डालकर इधर उधर टटोला। तांबे का चौकोर टुकड़ा उसकी उंगलियों में आया और उसका अंगूठा उस पर से फिसला क्योंकि वो लशकता था। उसमें शक्ल दिखती थी और ये पारोशनी के लिए था। उसने उसे पोटली में से निकाला पर जरा झुक कर देखा। उसमें अपने आप को देखा। उसके चौड़े माथे पर सिलवटें थी जैसे बारिश के बाद कच्ची दीवार पर बनती हैं और सर के दाढ़ी के घुंघरियाले बालों में सफेद लकीरें थीं जैसे वो कलर में से गुजरा हो। उसकी शक्ल के पीछे मोहनजोदाड़ो की बस्ती आहिस्ता आहिस्ता गुम होती थी और आसमान पर सवेर की सफेदी बढ़ती थी। वो अपने आप को देखता था कि एक जोरदार धचका लगा। कश्ती वालों ने लांबे बांस पानी में से उठाए थे और वो रेत के एक टापू में धंस गई थी। उस किनारे पर घाट नहीं था कि इधर को कौन आता था और अगर कोई आए तो कहाँ जाए। वर्चन ने लशकते तांबे को पोटली में रखा। पाला कम हो चुका था और हवा में ठंडक भी थोड़ी थी। खेतों में काम करने वाले वहाक हाथों में खेती बाड़ी के औजार लिए और रोटी की पोटलियां उठाए कश्ती से उतरने लगे। वर्चन भी उठा और वो पलटकर मोहिंजो को देखने को था कि फिर उसने नहीं देखा और सर झटककर बांस की सीढ़ी पर आ गया। वो नीचे उतरा, सर झुकाया और कश्ती से दूर होने लगा। उसने अपने पैरों को चिमटी उस सफेद मिट्टी को देखा जो कलर थी और सिंधु के किनारों को चाटती थी। ये कलर धीरे धीरे खेतों में फैल रहा था और इसीलिए सारी खेतियां सिंधु से बहुत हटकर थीं। एक सवेर ऐसी भी थी जब वो रात भर पेंडा करता आया था और थकन से चूर उसी कलर उठी जमीन पर गिरा था और फिर उठा था और उस टापू के साथ खड़ी कश्ती में जा गिरा था। फिर कश्ती डोलती हुई चली और वो बेसुध पड़ा रहा। फिर सवेर की ठंडक ने उसका सांस ठीक किया। वो उठकर बैठा, सर उठाकर सामने देखा तो उसे सामने मोहिंजो अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो यहाँ क्या करने आया था? बस वो आया था और अब जा रहा था। और दूसरे किनारे पर भट्टे के साथ वाले मैदान में पूरन अपने अस्वा को सुधार रहा था। फिर उसने जो देखा, जिधर देखा पूरन की नजर से और उसके कहने से देखा और फिर वो खुद देखने लगा पर इसमें वक्त लगा। और उसने जो कुछ देखा था उसे देखकर उसकी आंखें फैलकर बड़ी हो गई थी, हैरत से और डर से। वो सब वहां घाघरा के किनारे आलकस और आराम से जिंदगी करते थे और वो नहीं जानते थे कि कई 100 वर्षों से ऊंची नाक वाले इधर को आते थे और अपने अस्वा पर बैठकर आते थे और फिर यहीं बस जाते थे। उन्होंने बातें सुन रखी थी पर उनको पक्का पेड़ा पता नहीं था कि ये ऊंची नाक वाले क्या हैं और कैसे हैं और कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। अब वर्चन ने उन्हें बताना था। सूरज उसके सामने हुआ तो सवेर की ठंडक बिल्कुल खत्म हो गई पर वो सर झुकाए चलता रहा। जब सूरज ऊपर हुआ तो सिंधु के डोबू पानी में आगे सरोटों में से पखेरु निकले और उनके पर रोशनाई से लशकते चांदी हुए। उनका शोर वर्चन ने सुना। वो जानता था कि अगर वो सिंधु के पार आकर नाक की सीध में चलता जाए तो आखिर को छतरी के सामने आ निकलेगा, पर इसमें कुछ खतरा था। अगर उसकी नाक की सीट ठीक ना हुई तो वो मुस्कुरा दिया। वो अनासा था और उसकी नाक ही नहीं थी तो फिर वो उसकी सीट में कैसे चल सकता था। दूसरा रास्ता यूं था कि वो सिंधु के बहाव के साथ नीचे को चलता जाए और फिर उस जगह निकले जहां पर सिंधु में छतरी के पानी आ मिलते थे। यहां से वो छतरी को पार करके फिर ऊपर की तरफ जिधर से वो आ रहा था उधर को चलने लगे। अब फागन का आखिर था और वो चेतर के आखिर तक और हदो साग के पहले दिनों में घाघरा के किनारे वहां पहुंच सकता था जहां दर्शोदी नदी उसके बहाव में आकर मिलती थी और अपाया नदी साथ में बहने लगती थी। वहां से उसकी बस्ती करीब थी, आधे चांद चक्कर से भी थोड़े फासले पर। वो सिंधु से 3 कोस दूर हुआ और फिर उसके पानियों को अपने दाएं जानिब रखकर सर झुकाए उन खेतों में चलने लगा जिनमें वो वहाक झुके हुए थे जो उसके साथ कश्ती पर आए थे, पर उन्होंने सर उठाकर उसे देखा नहीं, अपने कामकाज में मगन रहे। कनक के सिट्टों में सब्ज कच्चा दाना पड़ने से उनकी बास अलग हो चुकी थी। जैसे औरत में बीज पड़ जाए तो उसके बदन की बास भी पहले से अलग हो जाती है। 2-3 कोस और चलने से खेतियां भी पीछे रह गईं और अब वहां ऐसे रुख थे जिनकी शाखें, पत्ते और डालियां आपस में यूं गुथे हुए थे कि वो यूं तो बेअंत थे पर एक ही लगते थे। वर्चन एक पल के लिए रुका और फिर सांस भरकर एक बड़ी और घनी हरियावल के अंदर दाखिल हो गया। और चेतर का आखिर होता जब वो दर्शोती के पानियों तक पहुंचा और शाम होती थी और धीरे धीरे पौधे, पत्थर और शक्लें गुम हो जाती थीं, इसलिए वो ठहर गया। उसके पांव भी सूजते थे और पिंडलियों में नाड़ें थकन से टूटती थीं। उसका मुंह सूखता था और पेट में कुछ बल खाता था।
उसे सफर में बहुत दिन और बहुत रातें हो चुकी थी। वो पोटली सिरहाने रखकर दर्शोती की तरफ मुंह करके लेट गया। पानी पर कालिक सी उतरती थी और उसमें सारा कुछ गुम होता था, और वो पखेरु जो रुखों में से निकलकर पानियों पर अडारी मारते थे वो भी गुम होते थे। उसके पीछे उन रुखों में से, जिनमें से वो कई रात और कई दिन के बाद निकला था, अपने सामने उस नदी को ऐसे लेटे पाया जैसे ये थमी हुई हो। उसके पानी ठहर चुके हों और सिर्फ उन रुखों की घनी शाखों के महांदरे उनमें दिखते थे जो उन पर झुकते थे। तो उन्हीं रुखों में से मोर की आवाज आई। बरचन के कानों से आवाज पर लगे और माथे पर बल चढ़ाए सुनने के लिए तैयार रहा, पर वो फिर ना बोला। इसलिए उसे शक हुआ कि वो वहां बोला था और उसकी आवाज उसे यहां आई थी। वो जानता था कि वो आ रहा है। दर्शोती के पानियों के ऊपर ठहरी हुई कालिक फैलकर किनारे तक आई और फिर रुखों के अंदर चली गई। उसे अपने पखेरु होने का ख्याल आया। उधर जब वो रुखों में आया था तो अंदर जैसे रात थी। वो ठिठक कर खड़ा हो गया था और देर तक आंखें झपकता था। फिर उसको कुछ कुछ सुझाई दिया और वो बहुत दिन और बहुत रात उन रुखों में रहा, चलता रहा। जब अंधेरा जरा गाढ़ा होता तो वो जान लेता कि अब बाहर रात है। वो पोटली सिरहाने धरकर अपने लिंग सीधे कर लेता। इन रुखों के घने और ठहरे हुए मौसम में पहले तो हर शय ठहरी हुई थी। टहनी ऐसी थी कि उन्हें देखते रहो तो वो बढ़ती हुई दिखती थी, और देखते देखते उनमें एक हरी बूंद फूटती थी जो धीरे धीरे पत्ते की शक्ल इख्तियार करती थी। पर ऐसा तब होता जब आंखें उस पर जमी रहें और सांस भी जोर से ना लिया जाए। वर्षन कई बार रुकता और किसी शाख को देर तक देखता रहता, और फिर वो उसके सामने जरा कांपती, पर बहुत ही थोड़ी सी, ऐसी कि शक होता कि नहीं कांपी और वह असल में बढ़ती थी। और यूं वो रुख उसके सामने और घने होते थे। तो इन रुखों में हर शय ठहरी रहती थी सिवाय टहनियों, पत्तों और पौधों के जो बढ़ते जाते थे, और अगर कान लगाकर सुना जाता तो उनके बढ़ने की सरसराहट भी सुनाई देती थी। तो यहाँ जब वर्चन सोता तो उसके ऊपर हरियावल का आसमान तना होता। इर्द गिर्द सब्जे की महक तैरती। उन रुखों में कोई जानवर या पखेरु नहीं था, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था, सिर्फ वो आप थे जो बढ़ते जाते थे। और फिर ये कम घने होने लगे। उनके हरे छप्परों में से कभी आसमान दिखता जैसे उनकी छत टूट रही हो, और जहां जहां से छिद्रे होते और पत्तों में से आसमान नजर आता वहां से हवा के साथ पखेरु अंदर आते, उसके ठहराव में शोर मचाकर उसे तोड़ते। और फिर यह हुआ कि चुप और ठहराव तो गए और शोर अंदर आ गया। अजीब रंगों और नस्लों के पखेरु वहां आकर उसके सर पर चहकते, उसके कान खाते। ये पखेरु कभी चुप न होते। जब वो चलता तो उसके कंधों पर बैठते, और वो इतने ज्यादा थे कि अब उनकी वजह से अंधेरा बढ़ता था। वो टांग सीधी करने को लेटता तो वो उस पर ऐसे और इतने बैठते कि उसे ढक देते। करवट बदलने से उनमें से एक दो उसके नीचे दब जाते और पहले से ज्यादा शोर मचाते। एक सवेर जब वो सोकर उठा तो वो खुद शोर मचा रहा था और पखेरों के साथ चहचहा रहा था। वो वैसा ही हो गया जैसे कि वो थे, पर वो ये न जान सका कि उसके परों का रंग क्या था। और एक सवेर फिर वही चुप लौट आई। दर्शोती के पानियों के ऊपर ठहरी हुई कालिक फैलकर किनारों से रुखों के अंदर तक जा रही थी। वो पोटली सिरहाने रखे उसे देखता जाता था, और उसने आंखें झपकी तो शाम गहरी होकर रात होती चली गई। यहां तक कि वो रुखों में से आया था और अब दर्शोती के पार उसे रेत में जाना था। रात को अच्छी तरह सोया। बस कभी कभार पानी में कोई शय लौटती और हल्का सा शोर होता तो वह आंखें खोलता और बंद कर लेता। बड़ी मछलियां थी जो उछलती थीं और बहाव पर गिरकर नीचे चली जाती थीं। मुंह अंधेरे सवेर की ताजा ठंडक उसके बदन की लोएं उभारती फैली तो वो आंखें मलता उठ बैठा। सरोटों में सोए हुए पखेरों में से कोई पर झाड़ता था और बोलता था। दर्शोती के पानी अब ठहरे हुए नहीं लगते थे, बल्कि वो बहते थे और किनारों से लगकर पीछे होते थे, सुनाई देते थे। वर्चन ने लुंगी उतारकर पोटली में बांधी और उसे अपने सर पर अच्छी तरह से जमा लिया। उसने पानी में ठिलकर पार जाना था। जब वो आया था तो कोस दो कोस परे से उसने इस नदी को पार किया था। वो एक हाथ से पोटली संभाले आगे हुआ। उसके तलवे किनारे की गीली रेत पर बोझ हुए तो ठंड उसके नंगे पिंडे में लहरें लेती तैरती गई और सर के बालों तक जा पहुंची। वो ठिठुरने लगा। उसने एक और कदम उठाया तो पानी टखनों पर चढ़ता घुटनों तक आया, और तब उसके पीछे हिलजुल सी हुई। उसकी आंखों के सामने आसमान हुआ जिस पर अभी रोशनी नहीं थी, और फिर रुख तेजी से गुजरे। पानी नजदीक हुए और वो खुद पानी में था। साथ ही उसके नंगे पिंडे के गिर्द जैसे काई के ढीले बाजू कसे जाने लगे। कोई उसको लपेट में लेता था। वो पानी के अंदर था। उसने जो सांस लिया वो भी पानी था। उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए जोर लगाया, पर वो और नीचे जाता था। पानी उसके बदन में भरता जाता था। उसने जान लिया कि कोई जानवर है जो उसके गिर्द लिपटता है और उसे पानी में गिराकर डुबोना चाहता है। उसने बहुत तेरा जोर लगाया, पर उसका मुंह, सर और नाक पानी में डूबे ही रहे। वो सांस के लिए खांसता और तड़पता रहा। उसके नंगे पिंडे पर कोई जमकर बैठा हुआ था और उसकी गर्दन दबोचता था। यम के कुत्ते मुझे किस जगह पर लेने आ गए? यहां कहां? ये कहां है जहां मैं हूं? दर्शोती का कोई किनारा, मोहिंजो और घाघरा के बीच में कहीं, और यही मेरा बदन फूलेगा और पानी होकर नदी में बू फैलाएगा। वो खांस रहा था। उसके नाक मुंह से पानी उबलता था।
जब उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ने वाले हाथ ने उसे झटका देकर पानी से बाहर निकाला और बोला, तू मुझे पार ले जाएगा। फिर मुट्ठी खुली और वर्चन बेहाल होकर पानी में गिरा। एक दो डुबकियों के बाद उसने होश की और सर बाहर ले आया। उसने चंद गहरे सांस लिए, हवा को अपने अंदर खींचा, नाक में से पानी सुनकर और पपोटों पर हाथ फेरकर ऊपर देखा। तुम यम के कुत्ते हो? यम? वो उस पर झुक गया। क्या बोलते हो? वो जनावर नहीं था, एक झुका हुआ बूढ़ा था। इतना जोर वाला भी नहीं था, बस उसने धोखे से और पीछे से उसे पकड़ा था। यम, मौत के कुत्ते जो हमें लेने आते हैं। वर्चन खांसता हुआ बोला। उसकी नाक से पानी बहता था। नहीं वीर नहीं, तुम्हारा सांस तो नहीं रुका। वो उसके पास बैठकर उसके गाल पर थपकी देकर कहने लगा। वर्चन का आंखों से पानी साफ हुआ और दम दुरुस्त हुआ तो उसने उसे देखा और देखते ही जान लिया कि ये वो है जो मोहिंजो के इस पार आने वाली कश्ती में उसके सामने घुटनों में सर दिए बैठा था और तब फागन के आखिर की हवा में पाला काटता था। वर्चन का सांस फिर उलटने लगा। वो उसे बार बार अंदर खींचता था और फिर खांसता था। मैंने तुम पर सख्त हाथ डाल दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, बस मुझे पार ले चलो। वो शर्मिंदा सा था। तुम कौन हो? डोरगा ने बताया। और तुम मेरे पीछे चले आए, इतने दिन और इतनी रात। तुम मेरे कदमों के ऊपर आते थे, चुपके चुपके मेरा पीछा करते थे, पर जब हम इस पार उतरे तो तुम मेरे साथ क्यों न चल पड़े? उठो, इधर किनारे पर आ बैठो, सूखी जमीन पर। वर्चन की पोटली जो पानी में डूबने से भारी हो रही थी उसने उठाई और उसे सहारा देकर पानी से बाहर ले आया। बछड़ा गाय के साथ नहीं चलता, पीछे पीछे चलता है। मैं उस सवेर जब फागन के आखिर के हवा में पाला काटता था एक बछड़े जैसा था जो गीला गीला बाहर आता है और अपने आप को सहार नहीं सकता। जब खुश्क और गर्म होता है तो कांपती टांगों से उठता है और इधर उधर देखता है। भट्टी की चारदीवारी में से निकलकर जब मैं झुकता हुआ और छुपता घाट तक पहुंचा तो मेरी कांपती टांगे भी मुझे सहारने से इनकार करती थीं। मैं बड़ी मुश्किल से कश्ती में आया और एक कोने में ढेर हुआ। मुझसे पहले हर बरस एक दो तो निकलते थे, पर वो मेरी आंखों के सामने वापस लाए जाते थे और मैं नहीं लाया जाना चाहता था। दूसरे किनारे पर जो वहां उतरे वो तो अपने अपने खेतों में जा झुके, पर सिर्फ तुम थे जो सिंधु से दूर होते थे और मोहिंजो के भट्टों से परे जाते थे। मैं भी इन दोनों से इतना परे हो जाना चाहता था कि मेरे और उनके बीच इतनी नदियां, रुख और रेते आ जाएं कि वो मुझे वापस ना ले जा सके। मुझे क्या पता कि तुम कौन हो, किधर जाते हो, पर इतना जान गया था कि मोहिंजो से दूर जाते हो और इसलिए मैं तुम्हारे पांव की छांव पर चलता तुम्हारे पीछे आता रहा। जब तुम रात काटते थे और सोते थे तो मैं तुम्हें देखता था। जब तुम डोबो मिट्टी पर उड़ते परिंदों को खाने के लिए मारते थे पर वो मरते ना थे तो मैं देखता था। जब काले से रुखों के अंदर डर तुम्हारे अंदर बैठ जाता और तुम सोते में भी चीखते थे तो मैं सुनता था। मैंने तुम्हें देखा कि तुम एक सूखी टहनी को हरा होते देखते हो, उसमें से पत्ते निकलते हैं और तुम उनकी सरसराहट सुनते हो। और जब तुम पखीरों बने तो मैंने तुम्हारी बोलियां सुनी। हाँ, मुझे आसपास का कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ हूं। मैं सिर्फ तुम्हें अपने आगे देखता था और छुपकर चलता था, पर तुमने तो निरा मोहिंजो और उसके भट्टों से दूर होना था। जब दूर हो गए थे तो फिर मेरा पीछा क्यों ना छोड़ा? बीच में एक बार मैंने तुमको छोड़ दिया, पर फिर मुझे डर लगा। वर्चन हंसने लगा। तुम्हें भी डर लगा? तुम तो खुद जानवरों जैसे हो। हाँ, मैं एक झुका हुआ जानवर हूं, पर मुझे भी डर लगता है क्योंकि मैंने काली रातों में रुखों के बीच में से उठने वाली आवाजें, पखेरों और जानवरों की आवाजें पहले कभी नहीं सुनी। भट्टों की चार दीवारी के अंदर ना रुख होते हैं और ना पखेरू, और मैं कभी बाहर नहीं निकला और कभी उनको ना देखा और ना सुना, इसलिए डरता था कि ये क्या है और क्या बोलते हैं। हाँ, तो फिर जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो रात को मुझे डर लगा। मैंने अकेले में जब ये आवाजें सुनी तो मेरा जुस्सा कांपा और मेरी आंखों ने देखना बंद कर दिया। फिर मैं तुम्हें आवाजें देने लगा। मुझे? हाँ, जन्म लेने के बाद मैंने तुम्हारे पीछे चलकर चलना सीखा था और जब अलग हुआ था तो डरता था, तो फिर मैं और किसे पुकारता? और मैं तो तुम्हारा नाम लेकर कैसे पुकारता? बस हल्काए हुए भैंसे की तरह डकराता था कि शायद तुम सुन लो। और जब कोई जवाब ना आया तो फिर मैं अंधाधुंध रुखों में से, सरोटों और झाड़ियों में से ऐसे भागा जैसे भट्टे का मालिक और उसके चाकर मुझे पकड़ने को आते हो। हाँ, तुम चलते बहुत शताबी हो। पूरे 2 दिन और 1 रात में ऐसे भागता रहा और फिर तुम्हें देखा जाते हुए। मैंने तुम्हें जाते हुए ऐसे जाना कि तुम जहां थे वहां पक्षी उड़ते थे। हाँ, वहां ऊंची ऊंची घास थी, तुमसे बहुत ऊंची, और तुम उसके अंदर ओझल होकर कहीं चलते थे। मैंने दूर से देखा कि उस घास में से छोटी छोटी चिड़ियां फुदकती हुई उड़ती जाती हैं, घास में से निकलती हैं जैसे कोई उन्हें उड़ा रहा हो, और ये तुम्हारा रास्ता था। और तुमने जान लिया कि ये मैं हूं जो घास में ओझल चलता हूं। कोई और भी तो हो सकता था। और कौन? मैं इतने दिन तुम्हारे पीछे चलते, तुम्हें चलते देखते अच्छी तरह जान गया था कि तुम किस तरह और कैसे कदम उठाते हो। तुम बिल्कुल सीध पे नहीं चलते, बल्कि कुछ बल खा के एक तरफ झुके हुए चलते हो। ऊंची घास में से शोर मचाती चिड़ियां जो ऊपर उड़ती थीं वो उसी तरह एक सीध में नहीं बल्कि कभी यहां से और कभी जरा परे से हट कर उड़ती थीं। वहां तुम थे, मुझे पता था, और मैं इतना खुश हुआ
कि जैसे मैंने अपनी मैया को देख लिया है। मैं भागकर तुम्हें पुकारता हुआ तुम तक आना चाहता था, पर फिर मैं डर गया। तुम्हें कहते क्या है? वर्चन ने उकताहट से पूछा कि वो उस कहानी से तंग आने लगा था। डोरगा। फिर डोरगा? ये सब तो मैं समझता हूं, पर यहां जब मैं इस नदी को पार करने के लिए पानी में कदम रखता था तो तुम मुझ पर इस तरह क्यों कूद पड़े कि मुझे मारने को थे? मैं फिर डर गया था। एक तो तुम डरते बहुत हो, और इतने बूढ़े हो फिर भी डरते हो। देखो, जब मेरे पांव तले पेड़ी मिट्टी आती थी तो मैं चलता था। जब घास ऊंची होती या घने रुख होते तो मैं तुम्हारे पीछे चलता था, पर यहां इस नदी के किनारे आकर मैं ठिठका। तुम आए और यहां रेत पर सो रहे। मैं परे था, उधर रुखों के अंदर, पर तुम्हें सामने रखकर सोता था। फिर सवेर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा तुम लुंगी उतारकर पोटली में रख रहे हो, और तो आ जाते पीछे पीछे, जैसे इतने दिन और इतनी रात से मेरे पीछे रेंगते हुए आ रहे हो। आ तो जाता, पर मैं तैर नहीं सकता। मैंने कभी इतना पानी देखा ही नहीं चार दीवारी से निकलने से पहले। उस सवेर जब मैं वहां से निकला तो पहली बार सिंधु को देखा, ऐसे कि पानी फैला हुआ है, पर उसमें कश्ती थी पार जाने को। अब यहां इस नदी को देखा तो यहां सिर्फ तुम थे पार जाने को। मैंने सोचा अगर ये मुझे छोड़कर नदी पार चला गया तो फिर मैं इधर क्या करूंगा, किधर जाऊंगा? सारी हयाती यहीं बैठा रहूंगा और वो मुझे ढूंढते भालते यहां तक आ जाएंगे और मुझे ले जाएंगे। तो फिर मैं डर गया। अच्छा, तुम फिर डर गए? वर्चन ने गुस्से से कहा। हाँ। फिर वो हंस पड़ा। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पार ले जाऊंगा। मैं कोई भैंस हूं? डोरगा सर झुकाए बैठा रहा। पानी पर ठहरी हुई धुंध कम हो रही थी और रोशनाई बढ़ती जा रही थी। आखिर वर्चन धीमा हुआ। उसके सामने सर झुकाए जो बूढ़ा था उस पर उसे तरस आया, और उसके महांद्रे पर भी यह था कि वो तरसा हुआ है। इसलिए आखिर को वर्चन धीमा हुआ और कहने लगा, नदी में उतरेंगे तो पानी धीरे धीरे गहरा होगा, घुटनों तक, कमर तक, फिर कंधों पर आएगा, और तब मैं पंजों पर भार डालकर ठिलने लगूंगा। तुमने मेरी पीठ पर हाथ रखना है, सिर्फ सहारे की खातिर, और तुम आपो आप मेरे साथ चले आओगे। घबराना नहीं, मैं तुम्हें नीचे नहीं जाने दूंगा। आओ, और अगर कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ छूकर गुजरा तो शोर नहीं मचा देना, ऐसा होता है। आओ। वो दोनों एक दूसरे से डरते पानी में उतरे, और जब वो नदी के बीच में थे तो डोरगा एकदम शोर मचाने लगा। दोनों हाथों से वर्चन को दबोचने लगा और धकेलने लगा। यूं वर्चन नीचे गया और साथ में डोरगा भी। जब वो दोनों हाथ पांव मारते ऊपर आए तो वर्चन पानी के किसी जानवर की तरह फिसलकर एक तरफ हुआ और अपने आप को डोरगा से परे करता हुआ बोला, मुझे डुबोते हो? डोरगा हाथ पांव चलाता दूसरी बार नीचे गया तो ऊपर जिस जगह वो नीचे गया था वहां पानी बराबर हुआ, और बराबर होकर ऐसे चमकने लगा जैसे बाकी सारी नदी पर चमकता था। वर्चन उस जगह पर नजरें जमा और डेक में रहा, देखता रहा, और खासी देर बाद चमकते पानी में से डोरगा का सर एक टापू की तरह उभरा, तो उसके बालों को उंगलियों में जकड़कर उसने उसे फिर नीचे ना जाने दिया। अब शोर मचाओगे? डोरगा के नाक मुंह से पानी बहता था, वो सर हिलाया जाता था। वर्चन उसे सहारा देकर फिर तैरने लगा। हुआ क्या था? डोरगा ने मुश्किल से होश संभाला और कहने लगा, किसको क्या हुआ था? तुम्हें और किसको? मेरे पांव जब जमीन छोड़कर पानी में तैरते थे तो मैं बेबस हो जाता था, और तुम जानते हो कि मैं पहली बार पानी में हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या है जिसमें मैं हूं और जमीन पर नहीं हूं, और फिर भी हूं। और फिर मैंने पानी पर से उन रुखों का लश्कारा देखा जिन्हें हम छोड़कर आए हैं, और मैंने जाना ये रुख हमारे पीछे पीछे चले आते हैं और उनमें कोई है। मैं डर गया था। वर्चन चुप रहा। मैं छोटा सा था तो घाघरा के पार कुछ खेतियां थी जो अब नहीं है, और हमें पता है कैसे पार उतरते थे। उधर जो जानवर जाते उनमें से किसी की दुम पकड़ लेते, कभी किसी गाय की दुम। हाँ, उसे तुम जोर से पकड़ लो और सहजे सहजे तैरते जाओ। तुमने गाय तो देखी है ना? हाँ, मालिक जहां रहता था उसके पास थी, पर मैंने कभी उनका दूध नहीं पिया। कभी नहीं? वर्चन हैरान हुआ। नहीं। और भैंस का? ये भी जानवर है, मैंने देखा नहीं। काला होता है, काला शाह, रुखों में रहता है और मार डालता है, पर कई ऐसे हैं हमारी बस्ती में जो जान जोखों में डालकर उसके थन चुंग आते हैं। उसका मांस बड़ा स्वाद वाला होता है। मैंने कभी मांस नहीं खाया। हाँ, मैं भूलता था, तेरा तो अभी जन्म हुआ है। दूसरे किनारे पर जमीन दूर तक दिखती थी, वहां रुख और सरोट न थे, दूर तक टब्बे टोए थे, खाली खाली, और उन पर आया हुआ आसमान था। वर्चन ने जाना कि अब पांव जमीन पर लग सकते हैं, और उसने उन्हें नीचे जाने दिया। किनारे पर पहुंचकर दोनों हाथ पैर फैलाकर लेट गए। वो थकावट से होंकते थे और उनके मुंह खुले हुए थे। डोरगा जरा हटकर लेटा। थोड़ी देर बाद वर्चन ने पोटली में से लुंगी निकालकर अपने गिर्द लपेटी और उधर जिधर उसने सफर करना था देखा, और एक गहरा सांस भरकर अपने अंदर चला और नदी से दूर होने लगा। वो ज्यादा दूर नहीं हुआ था जब उसने मुड़कर देखा तो डोरगा को एक डरे हुए बछड़े की तरह अपने पीछे आता पाया, और शायद वो भी जानता था कि वो आता होगा। वो रुक गया। मेरे पीछे क्यों आते हो? नदी तो पार हो गई, अब क्यों आते हो? मैं नहीं जानता कि मैंने कहाँ जाना है, इसलिए। आओ,
मैं तुम्हें घाघरा के किनारे अपनी बस्ती को ले चलता हूं। डोगरा ने यह सुना तो सर झुका दिया, क्योंकि उसकी आंखों में पानी फूटने को थे, और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगा। चेतर था, पर यहाँ हवा गर्म थी और धूप जुस्से में रेत की तरह चुभती थी। इधर उधर छोटी छोटी झाड़ियां दुबकी हुई थीं, कहीं कहीं खुश्क घास के टुकड़े थे। उनके पांव की रेत भी गर्म होने लगी, उसमें पैर धंसता और जलता था। यहां से रेत का सफर शुरू होता है। घाघरा के इधर दर्शोती है और दूसरी तरफ अपाया नदी है। इधर हर शह जलती है। अब हम सूरज ढले चलेंगे या सवेर होने के साथ। दरमियान में सूरज को परे रखना है और किसी टीले या झाड़ी की ओट लेट कर थकान उतारेंगे। क्या तुम्हारी बस्ती भी ऐसे ही है? नहीं नहीं, रेत 10 को इधर खत्म हो जाएगी और उसके साथ गर्म हवा और जलाने वाली रुत भी। और उधर हम फिर घने रुखों के अंदर जाएंगे, जिनके बीच एक जमाने में एक झील हुआ करती थी, जब सूख चुकी है। उधर कोई नहीं जाता। हाँ, पारोशनी जाती है। वो कौन है? कोई नहीं। और रुखों के साथ साथ डोबो मिट्टी है, और उससे परे चीवा का छप्पर और धुरवा मामन के बैलों का बाड़ा है, और जरा दूर पकली का आवा दिखाई देता है। उसमें ईंटें पकती हैं? नहीं, वो सिर्फ घरेलू कामकाज के बर्तन और खिलौने बनाती है और पकाती है। और हाँ, जुस्से को दबाने के लिए बड़े मर्तबान भी। पक्की ईंटों की हमें कोई जरूरत नहीं है। उधर छोटी बस्ती है, मोहिंजो तो नहीं। और पकली के आवे के परे बस्ती है, और उसके साथ घाघरा बहता है। सिंधु जैसा है? नहीं। दर्शोती जैसा? नहीं। वो बस ऐसा है जैसा वो है। उसने पोटली में से एक सूखी हुई मछली निकाली और उसे मुंह में रखकर चूसने लगा। ये बहुत सूख गई है, रेत की लकड़ी की तरह। जब तुम मेरे पीछे आते थे तो खाते क्या थे? मैं बस पानी पीता था, बस। और पत्ते खाता था, खट मिट्ठे, या झाड़ियों में जो बेर होते थे, कभी वो मिल जाते थे। रेत पर ना तो पानी होता है और ना रुख पत्ते, और बेरों वाली झाड़ियां भी कम होती हैं। अब क्या करोगे? मैं मरूंगा नहीं। मैं जो अब तक नहीं मरा तो फिर नहीं मरूंगा। तो फिर घाघरा कैसा है? सूरज नीचे हुआ तो वो फिर चले। रेत के सफर में बहुत डर है। डोरका के पांव धंसते थे। तुम्हें हर जगह डर दिखाई देता है। वर्चन की हंसी को किसी रुख झाड़ी ने ना रोका और वो फैलती गई। उस वक्त एक छोटा सा जानवर उछलकर उनके सामने आया। वर्चन ने डोरगा के आगे हाथ कर दिया कि वो आगे ना जाए। तिरलाठी है। तिरलाठी कन कुतरने वाले चूहों जैसी लगती थी। वो अपने आप को जोर से फलांग फलांग कर चलती गई और फिर रेत में गुम हो गई। ये काट ले तो बंदा होश गंवा देता है, पर उससे पहले चीखें मारता है और कुड़लाता है। रेत में भी जानवर होते हैं? कोई एक। रेत पागल करती है। जब मैं अपनी बस्ती से मोहिंजो को गया था तो रेत के सफर में मुझे कई ऐसे मिले थे जो खो गए थे, और वो नहीं जानते थे कि वो कौन है और क्या है और किधर से आए हैं। वो बस इधर घूमते रहते थे। फिर मैंने इस रेत में कई कुत्ते देखे जो बिल्कुल बावले हो चुके थे। वो थूतनियों से रेत अपने ऊपर डालते और रोते थे। ये ऐसे होता है कि कुत्ते किसी सिंह का पीछा करते हुए बस्ती से निकलकर इधर आ जाते हैं और फिर वापसी का रास्ता भूलकर यहीं बौलाए बौलाए फिरते हैं और रोते हैं। अब तो मुझे डराना ही चाहिए। डोरगा सहम कर बोला। सूरज नीचे होकर चला गया था और रेत ठंडी होने लगी थी। उनके पांव को सुख मिला। रात के किसी पहर बोन टीलों के पास आए जो उनके थे, जो उन जैसे थे, पर वहां मर गए थे। वर्चन रुका। वो थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, जैसे कुछ सुनता हो। डोरगा उसे देखकर खामोश खड़ा था। फिर उसने पोटली में से पानी की वो छोटी सी मश्क निकाली जो हर मुसाफिर रेत के सफर पर निकलता है तो उसे भरकर निकलता है। वर्चन ने उसका मुंह खोला और पिचकाकर बारी बारी सारे टीलों पर थोड़ा थोड़ा पानी गिराया। आओ चले। ये तुम क्या करते थे? इन टीलों के नीचे वो लोग हैं जो रेत के सफर में पानी के बगैर मर गए। वो तरियाए हुए सूख गए। इनके ऊपर पानी ना डालें तो ये पीछे से पुकारते हैं। हैं? पुकारते हैं? डोरका खड़ा हो गया, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि उसने पीछे मुड़कर ना देखा। कैसे पुकारते हैं अगर वो मर गए तो? मैं तो नहीं मानता इन चीजों को, पर कुछ पक्का पता नहीं होता। क्या पता क्या है और क्या नहीं। बस कहते हैं कि इनको पानी पिलाकर ना गुजरे तो ये पीछे से पुकारते हैं कि हम तरियाए हुए हैं, हमें पानी पिला दो। अब तो नहीं पुकारेंगे? नहीं। वैसे सुना है कि जब पुकारते हैं तो तुम्हारा नाम लेकर नहीं पुकारते, तुम्हारे बाबा का और फिर उसके बाबा का नाम लेकर कहते हैं कि हम मिन्नत करते हैं, हमें पानी पिला दो, हम प्यासे हैं। लो, मैं तुम्हें फिर डरा रहा हूं। कुछ नहीं होगा, चले आओ। सुनो। डोरगा थोड़ी दूर जाकर बोला। उनके टीलों पर पानी ना डालते तो अच्छा था। क्यों? वर्चन रुक गया। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा बाबा कौन था और उसके बाबा का नाम क्या था, तो अगर वो पुकारते तो मुझे पता चल जाता। डोरगा ने ये सब कुछ डर के बगैर कहा। तुम तो बूदन हो, चलो। फिर वो रुके नहीं और रात भर चलते रहे और सवेर जाकर रुके, और वो ऐसे ही रात भर चलते रहे और दिन को रुकते रहे। इसके साथ ही एपिसोड 5 का अख्तिताम होता है। आगे किताब सुनने के लिए एपिसोड 6 समाप्त फरमाएं।